पिछली कक्षा में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के विषय में अध्ययन किया। आज भी हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की अनेक विशेषताएं हैं। तो पिछली कक्षा में हमने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक निर्मित संविधान है, वह लिखित संविधान है और सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान है। इसमें संशोधन की विधि कठोर है और संविधान में संशोधन करना आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। और संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है। संविधान की सर्वोच्चता अर्थात संविधान सर्वोच्च है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आदि के विषय में अध्ययन किया। और पिछली कक्षा में देखा कि शासन प्रणाली के दो रूप हैं, संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है कि अमेरिका के संविधान निर्माता जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, वे देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे जो लोकतांत्रिक भी हो और साथ ही मजबूत सरकार हो, सशक्त हो, स्थायी हो, सुदृढ़ हो। इसलिए देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली स्थापित की गई। अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखें तो उसकी कुछ विशेषताएं हमने देखी। तो उस आधार पर देखें कि देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। और जिस प्रकार से संसदात्मक शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती हैं, नाममात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता और कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कांग्रेस द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि जनता द्वारा चुने गए निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। कि अमेरिका के अंतर्गत जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या 538 है और इन निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। और राष्ट्रपति व उसका मंत्रिमंडल कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है और कांग्रेस अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को पद मुक्त नहीं कर सकती, पद से नहीं हटा सकती। राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है और इन 4 वर्षों में महाभियोग के अतिरिक्त उसे पद से नहीं हटाया जा सकता, कि राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग के आधार पर ही हटाया जा सकता है। उसी के नाम से देश का शासन चलता है और वही वास्तव में शासन चलाता है, अर्थात नाममात्र व वास्तविक कार्यपालिका का भेद नहीं होता। अब देखें कि अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका में अब तक 3 राष्ट्रपतियों पर महाभियोग चलाया गया है। सबसे पहले 1868 में एंड्रू जॉनसन, फिर 1998 में बिल क्लिंटन और 2019 में डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाया गया। और 1974 में वाटरगेट कांड के बाद रिचर्ड निक्सन ने इस्तीफा दे दिया, उन पर महाभियोग चलना तय था। इसलिए रिचर्ड निक्सन ने महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और देखें तो अमेरिका के अंतर्गत किसी भी राष्ट्रपति को अब तक महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सका है, कि अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति को अब तक महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। आगे देखें, राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेते और संसदात्मक शासन के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका को विघटित या भंग नहीं कर सकती है। अगली विशेषता देखें तो है न्यायिक सर्वोच्चता, कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू किया गया है। हमने पिछली कक्षा में भी देखा कि ब्रिटेन के संविधान की जब विशेषताएं पढ़ी तो वहाँ देखा कि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। और हमने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संविधान की सर्वोच्चता है। और जब तीनों अंगों की बात करें, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो उसमें न्यायिक सर्वोच्चता की बात है। देखें किस प्रकार से है। तो
ब्रिटेन में संसद कोई भी कानून बना सकती है, इसलिए वह संसदीय सर्वोच्चतर है और वहाँ न्यायालय उन्हें अवैध घोषित नहीं कर सकता। हाँ, ब्रिटेन में। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति के आदेशों या आज्ञाओं अथवा राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि अगर कांग्रेस, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका कोई ऐसे कानून, व्यवस्थापिका इस प्रकार के कानून बनाए जो संविधान के खिलाफ हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। और राष्ट्रपति किसी ऐसी आज्ञा दे, ऐसे आदेश पारित करे जो संविधान के विपरीत हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे भी अवैध घोषित कर सकता है। और उसी प्रकार से वहाँ के राज्यों के द्वारा कोई ऐसे कानून पारित किए जाएँ जो संविधान के खिलाफ है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे भी अवैध घोषित कर सकता है। ये शक्तियाँ प्राप्त हैं और इसे ही न्यायिक सर्वोच्चता कहते हैं और इसी को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी कहते हैं। और इसी शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित रखता है। और देखें तो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया वो 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारवरी बनाम मेडिसिन नामक विवाद में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि सब प्रकार के कानूनों को संवैधानिकता की जांच करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। आगे देखें तो प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की स्थापना कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। लोकतंत्रात्मक शासन के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। अब देखते हैं लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिससे जनता स्वयं या जिसमें जनता स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संपूर्ण जनता के हित को ध्यान में रखते हुए शासन करती है, उसे कहते हैं लोकतांत्रिक शासन या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अनेक विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं। तो उसमें कुछ परिभाषा देखें प्रमुख रूप से, तो देखें कि ब्राइस के अनुसार कि ब्राइस ने क्या कहा है। तो ब्राइस ने कहा है कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित है। ये परिभाषा ब्राइस ने लोकतंत्र के बारे में दी है। इसी प्रकार से सीले ने भी परिभाषा दी है, सीले ने भी कहा है। तो देखिए सीले के अनुसार कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें प्रत्येक का योगदान होता है। ये बात सीले ने कही है। अगर देखें हम तो अब्राहम लिंकन के अनुसार, तो अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र के प्रकार देखा कि दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है। कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उस प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारित करती है, विधि निर्माण करती है। और दूसरा देखें कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रभु सत्ता का प्रयोग न कर अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है। कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने करके अपने जो प्रतिनिधि चुनती है उनके माध्यम से कार्य करती है और प्रतिनिधियों को निश्चित समय के लिए चुना जाता है और उसके बाद फिर चुनाव होते हैं, उन चुनावों में दोबारा भी चुना जा सकता है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में प्रभु सत्ता का निवास जनता में निहित माना जाता है। कि जो प्रभु सत्ता है लोकतंत्र को किस में निहित है, जनता में निहित है अंतिम रूप से। और इसमें सभी नागरिकों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएँ प्राप्त होती हैं, उन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं और जिसके अंतर्गत मत देने से निर्वाचित होने तक पद ग्रहण करने का अधिकार शामिल है। और इसमें सभी नागरिकों को राजनीतिक और नागरिक समानता प्राप्त होती है। लोकतंत्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव प्रदान किया जाता है। यह मानवीय विवेक में विश्वास करते हुए राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उचित निर्णय तक पहुंचने का प्रयास
करता है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। तो अमेरिकी संविधान निर्माता, जो अमेरिकी संविधान निर्माता थे, इस तथ्य से परिचित थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विशाल राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया जाना संभव नहीं हो सकता। इसलिए उनके द्वारा प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया गया, जिसके अंतर्गत सामान्यतः जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है। क्योंकि देखें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ संभव है जहाँ कम जनसंख्या हो, सीमित उसका क्षेत्रफल छोटा हो। लेकिन आज देखें तो संसार के, विश्व के जो विभिन्न देश हैं, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उनका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो, क्षेत्रफल ज़्यादा हो, वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं है, और वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से ही शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो हम देखें, चाहे भारत हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, चीन हो, बहुत से देश हैं, सभी देशों में, लगभग विश्व के सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, क्योंकि इन देशों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से अमेरिका के अंतर्गत 50 राज्य हैं, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो वहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया, और विश्व के लगभग सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। वर्तमान में देखें तो स्विट्जरलैंड की मात्र 5 कैंटों में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इस प्रकार से अमेरिका में प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया है। और इस संबंध में विशेष बात यह है कि अमेरिकी संघ के कुछ राज्यों में लोक निर्णय, आरंभक और प्रत्यावाहन जैसी प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पद्धतियों को अपनाया गया है। अमेरिका के 50 राज्यों में से अधिकतर राज्यों में जनमत संग्रह या लोक निर्णय व्यवस्था है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं और कुछ राज्यों में जनमत संग्रह या लोक निर्णय की व्यवस्था है। इस प्रकार अमेरिकी संघ के राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय साधनों को अपनाया गया है, किंतु संघीय स्तर पर इन साधनों को अपनाने की कोई व्यवस्था नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसलिए इस संबंध में अमेरिकी व्यवस्था की तुलना स्विट्जरलैंड की व्यवस्था से नहीं की जा सकती। और यही कहना होगा कि संविधान ने अमेरिका में प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की स्थापना की है। अब यहाँ पर देखें कि लोक निर्णय आया, आरंभ का है, तो लोक निर्णय का क्या अर्थ है, इसके क्या अभिप्राय है। तो लोक निर्णय का अर्थ है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान नहीं कर दे, इसे कहते हैं लोक निर्णय। और आरंभ का अभिप्राय है, अर्थ है कि आरंभ के द्वारा जनता को यह अधिकार दिया जाता है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे अथवा प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल से मांग करे कि या तो विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे या उस प्रस्ताव पर लोक निर्णय लिया जाए, इसे कहते हैं आरंभ। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है। अब सबसे पहले देखें शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का विचार है कि व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना होना चाहिए, कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करे और उनके अनुसार शासन चलाए तथा न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार निर्णय करे, ये है। और मोंटेस्क्यू ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि इनमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए और एक के द्वारा दूसरे अंग के कार्य को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए, ये फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने कहा है। और जो शक्ति प्रकरण सिद्धांत है उसमें सरकार की कानून निर्माण संबंधी, शासन संबंधी तथा न्याय संबंधी शक्तियाँ पृथक पृथक अंगों में विभाजित होनी चाहिए और शासन के प्रत्येक अंग की कार्य शक्तियाँ एवं कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित एवं निश्चित होना चाहिए। अपने अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी अंग स्वतंत्र एवं सर्वोच्चों और एक दूसरे के हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए और सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका 3 अंगों में विभाजित हो। तीनों अंगों को 3 प्रकार की विशिष्ट कार्य सौंपे जाएं और सरकार के तीनों अंग पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा संचालित हो। एक अंग के सदस्य दूसरे अंग के सदस्य नहीं होने चाहिए। सरकार का एक अंग दूसरे अंगों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश भी रखे। तो इस प्रकार से अमेरिकी संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है। और भी बहुत सारी विशेषताएं, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत और तो अपनाया गया है, दोहरी नागरिकता है और
अधिकार पत्र